साथियों सबको नमस्कार। एवरीबॉडी गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दागर सर श्री राम कोचिंग चित्तौड़गढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों हम इतिहास के विषय के अंतर्गत महाजनपद काल पढ़ रहे थे और महाजनपद काल जो है वो कब आता है, कालक्रम की दृष्टि से अपन देख चुके थे कि वो ईसा से पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व में आता है और कब तक है तो उसका सामान्य समय जो है 300 ईसा पूर्व रखा गया। इस काल में जो पिछली कक्षा थी उसके समय हमने पढ़ा था उत्तरी भारत में जो जनपद थे वो जनपद मिलकर जो है बड़ी इकाइयाँ, राजनीतिक इकाइयाँ महाजनपद बन गए थे और वो महाजनपद जो है उनकी संख्या 16 थी। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाले जो साहित्य हैं उनके बारे में आता है तो जैन ग्रंथ आपको बताना है भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ आता है तो अंगुत्तर निकाय आता है। इसी प्रकार हमने अध्ययन किया था कि ये 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था वो था मगध। और मगध के जो उत्कर्ष के जो कारण क्या थे वो भी मैंने बताए थे क्योंकि इस क्षेत्र में जो है लोहे के द्वारा कृषि यंत्र और जो है हथियारों का निर्माण अधिक रूप में किया जाने लगा। अंग और मगध ये 16 महाजनपदों का उल्लेख हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आइए अध्ययन करते हैं जो बाकी के जो शेष जो 16 महाजनपद बचे हैं उन 16 महाजनपदों में मुख्य के कौन कौन से आते हैं, उनका जो है क्या नाम मानचित्र में उनकी लोकेशन क्या है, कौन कौन इसका प्रमुख शासक हुआ है, उनकी क्या क्या विशेषताएं रही है, उसके क्रम में अब तीसरा जो महाजनपद अपन शुरू करते हैं वो है दोस्तों काशी। काशी का जब उल्लेख होता है तब आपको ये बताना है कि उत्तरी भारत में मगध से कौन सी दिशा में है, कौन से वर्तमान राज्य में आता है। तो मानचित्र में देखते हैं दोस्तों, जैसे हम मगध का उल्लेख कर चुके हैं, अंग का उल्लेख कर चुके हैं, इसके पश्चात जो तीसरा बिंदु ले रहे थे वो है काशी। वाराणसी काशी ये जो वाला धार्मिक नगरी और व्यापारिक नगरी के रूप में विख्यात थी, उसके बारे में इस महाजनपद के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों कि इस काशी की राजधानी क्या है, उसे कहते हैं बनारस। वर्तमान में बनारस जो पूरा क्षेत्र कहलाता है वो काशी का ही भाग था, काशी महाजनपद ही है। और इसे राजा जो है इस बनारस को बसाने वाला कौन सा हुआ है, राजा बानर के नाम से बनारस पड़ा है। वर्तमान में भी काशी की अपेक्षा बनारस ज़्यादा विख्यात है। इसी प्रकार देखें कि इस काशी महाजनपद का जो है संस्थापक कौन है, उस वैदिक राजा का नाम आता है द्रिवोदास। द्रिवोदास और देवदास वो अलग अलग शब्द है दोस्तों। द्रिवोदास जो है इसका संस्थापक हैं और देवदास की जब बात आती है तो वो होता है दोस्तों ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल में जो सुदास और जो उसके पिताजी जो थे वो देवदास थे, उनका उल्लेख अलग है और इनका अलग से दिवोदास। महत्वपूर्ण जो शासक है क्या होता है कि शासक ब्रह्मदत्त के बाद जो ब्रह्मदत्त शासक हुआ था उस ब्रह्मदत्त ने इसको मिला लिया था। उसके बाद अजातशत्रु ने इस पर कब्जा करके अपनी काशी को जो है उसको मगध में मिला लिया। इसी प्रकार देखें वर्तमान का राजनीतिक क्षेत्र कौन सा आता है काशी के अंतर्गत, इसमें आता है वरुणा। 80 नदी के मध्य का क्षेत्र आता था। 80 नदी का नाम है, 80 नदियां मिलकर नहीं, 80 नदी और वरुणा नदी के बीच का जो दोआबा वाला उपजाऊ क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता था। विशेषकर जो इसका उल्लेख आता है दशरथ जातक के अनुसार, जो जातक कथाएं बौद्ध साहित्य हैं उसमें ये बात आता है कि राम काशी के राजा भी रहे हैं। राम जो श्री राम है वो काशी के राजा, इस क्षेत्र तक उनका जो है कौशल या जो है इस कौशल राज्य का क्षेत्र रहा है। विवरण काशी जो पूरी है इसका उल्लेख कौन कौन से साहित्यों में हुआ है उसका अध्ययन करते हैं दोस्तों। तो काशी का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है, अथर्ववेद में हुआ है। इसी प्रकार सबसे पहला जो हमने महाजनपद पढ़ा था अंग, इसका उल्लेख भी किसमें हुआ है, अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद के बारे में मैंने बताया था कि ये वेदों में सबसे अंत में लिखा गया है, लौकिक साहित्य है। लौकिक जनपदों, महाजनपदों, तात्कालिक शासकों या शल्य चिकित्सा कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख इसमें हुआ है। तो अंग का भी और इसका काशी का उल्लेख भी जो है कौन से वेद में हुआ है, तो अथर्ववेद में। ध्यान रखना ये कौन सा था अपना तीसरा महाजनपद।
अगला जो हम क्रम लेने जा रहे हैं, अगला जो चौथा महाजनपद आएगा उसका उल्लेख करने जा रहे हैं दोस्तों कि चौथा महाजनपद इसी क्षेत्र में, जो कि आप कह रहे थे श्री राम यहाँ के राजा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कौशल राज, जो कौशल नरेश जो रहे हैं, तो ये इसके आसपास ही था। तो चौथा जो हम राज्य लेके आ रहे हैं वो कौन सा है दोस्तों? कौशल। कौशल जो है यहाँ के राजा के बारे में और यहाँ के क्षेत्र के बारे में जरूर प्रश्न आता है, ध्यान आकर्षण चाहूँगा। पहले मानचित्र में देख लेते हैं कि कौशल कहाँ पड़ता है। काशी, ये जो राजधानी है, इसके हम उत्तर पूर्व क्षेत्र पश्चिम उत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार था। इसका मतलब कौशल के राज्य के अंतर्गत काशी रहा है। बाद में धीरे धीरे जो है ये मगध में मिल गया था, क्योंकि मगध आगे विस्तारित रूप लेगा। तो यहाँ पर बात आती है कि कौशल का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, तो इस कौशल के बारे में क्या क्या उल्लेख मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात आता है शासक कौन था, किस समय? महाजनपद काल के समय। हम उत्तर वैदिक काल या रामायण कालीन बात नहीं कर रहे हैं। इस समय जो हम विषय ले रहे हैं, समय का जो उल्लेख कर रहे हैं, वो है महाजनपद के समय। और महाजनपद के समय यहाँ का शासक कौन था? प्रसेनजीत। एक जब हम जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक पढ़ेंगे, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उसके समय में भी इनका उल्लेख आएगा। उसके बाद आता है कि ये बुद्ध के समकालीन था। महात्मा बुद्ध इस समय धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे ज्ञान मिलने के पश्चात। उस समय जो है यहाँ का शासक जो है वर्णों में बताया गया प्रसेनजीत था। इसने ही यहाँ पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था। आगे आती है बात इस कौशल नरेश की राजधानियों की। इसकी राजधानियाँ एक थी या दो थी या इससे अधिक थी, तो इसकी दो राजधानियों का उल्लेख मिलता है। पहली जो राजधानी उत्तरी कौशल, ये कौशल के उत्तर में है जो बात आती है, तो इसका नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है इस कौशल राज्य की राजधानी जो उत्तर में थी, श्रावस्ती, उपनाम था सहेत महेत। बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है सहेत महेत। श्रावस्ती जो है आगे आएगा, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर ज़्यादा जो उपदेश दिए थे उसका उल्लेख भी आएगा। उत्तरी कौशल की राजधानी। दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत या कथावती, या वर्तमान नाम जो है अयोध्या। कौशल राज्य जो प्राचीन जो है, जो अयोध्या है, जैसे ये श्रावस्ती तो ये अयोध्या, ये राजधानी जो है पहले प्राचीन काल में रही थी। इसी कारण काशी पर भी अधिकार था, तो इधर का भी अधिकार रहा था। ये राजधानियों की बात हुई। आगे चले, वर्तमान का जो भौगोलिक क्षेत्र क्या क्या इसके अंतर्गत आता है, उसमें आता है सरयू नदी का क्षेत्र। वर्तमान में दोस्तों श्री राम जन्मभूमि जो वहाँ पर श्री राम के मंदिर का शिलान्यास किया गया था, तब ये जो है सरयू नदी के किनारे अवध नगरी को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया, उल्लास पर्व मनाया गया। इसी तरह जो बात आती है कि अयोध्या से संबंधित अगर प्रश्न बने, महाजनपद से कोई प्रश्न आएगा, तो इसी को इर्द गिर्द करके लिया जा सकता है। तो नदी का उल्लेख जरूर करना है, कौन सा? सरयू नदी। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसी हुई थी, और इस अयोध्या जो है ये इसकी दूसरी राजधानी थी। आगे चले, विशेष रामायण के समय की बात। रामायण काल में राजधानी श्रावस्ती से अयोध्या साकेत में स्थापित कर ली गई थी। प्रसेनजीत जो यह शासक था, इस काल में 600 ईसा पूर्व में अपनी पुत्री वाजीरा का विवाह, अपनी पुत्री बेटी का विवाह जो है अजात शत्रु के साथ किया और काशी उसको दहेज में दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि तात्कालिक जो महात्मा बुद्ध के समय प्रसेनजीत शासक था, उस समय जो है क्या नाम, ये जो आपका मगध है, मगध का शासक कौन था? यहाँ पर था अजात शत्रु। ये जो अजात शत्रु शासक था, इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत ने अपनी बेटी का विवाह मगध में कर दिया, और उस बेटी का नाम क्या था? वाजीरा। इस वाजीरा को दहेज के रूप में क्या दिया? काशी। क्यों? क्योंकि ये जो प्रदेश है, ये मगध राज्य को जीतता हुआ ये प्रदेश तक आ गया था, और इसी को लेकर जो है आपस में मतभेद भी हुआ करता था। तो उस मतभेद का सुलटारा करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए कि ये काशी मगध को दे दिया गया। यह काम किसने किया था? प्रसेनजीत ने। प्रसेनजीत का उल्लेख और भी आएगा कि इसने जो जैन धर्म को ज़्यादा महत्व दिया या बौद्ध धर्म को, तो इसने दोस्तों जो है जैन धर्म को ज़्यादा महत्व दिया। ये जो महाजनपद था वो कौन सा था दोस्तों? चौथा नंबर का। इसी प्रकार के आगे का जो हम महाजनपद लेके चल रहे हैं कि कौशल के बाद
कौन सा महाजनपद जो है उल्लेख आता है? वज्जी महासंघ। 8 राज्यों का जो संघ था उसके बारे में आता है काशी के उत्तर पूर्व में। नक्शे में हम देखते हैं वज्जी जो नाम आता है, ये वज्जी जैसे आता है तो वज्जी गणराज्य है और इसमें 8 संघों का 8 कुल का मतलब है विशेष गणमान्य वंशज। वो गणमान्य वंशज जो है उनका एक संगठित स्वरूप जो है महाजनपद के रूप में था, वो वज्जी कहलाता है। इस वज्जी जो गणराज्य है, ये वज्जी गणराज्य, इस वज्जी गणराज्य की राजधानी क्या थी, इसका क्षेत्र क्या है, उल्लेख करते हैं। इस वज्जी गणराज्य की राजधानी है दोस्तों विदेह या मिथिला। विदेह जनक जो रामायण कालीन जो उल्लेख आता है, विदेहराज जनक, ये इसी क्षेत्र जो नेपाल के तराइन वाला क्षेत्र आता है, ये गणराज्यों में मिथिला या विदेह जो इसकी राजधानी रही है। शासक जो था इसे 600 ईसा पूर्व में, वो आता है चेटक, वज्जी गणराज्य का। राजधानी जो है इसकी दूसरी जो हुआ करती थी वैशाली लिच्छवी संघ गणराज्य के। इसी के बगल में वज्जी के साथ एक लिच्छवी गणराज्य था इसी का। उस लिच्छवी गणराज्य ने जो अपनी राजधानी किसको बना दी थी? वैशाली को। वैशाली जो गणराज्य यहाँ पर थी, इस वज्जी की जो राजधानी जो थी विदेह। इसका मतलब है कि विदेह को भी राजधानी बनाया और वैशाली को भी राजधानी बनाया गणराज्यों ने। जो वर्तमान क्षेत्र आता है तो ये उत्तरी बिहार के लिच्छवी सबसे शक्तिशाली संघ था, वर्तमान बिहार में आता है इसका उल्लेख। वर्तमान बिहार जो भागलपुर से जो वाला क्षेत्र है, इस उत्तरी बिहार के जो वर्तमान स्वरूप है, यहाँ पर लिच्छवी गणराज्य अस्तित्व में था। उल्लेख शास्त्रों में उल्लेख कहाँ पर आया है? तो प्रसिद्ध नर्तकी जो महात्मा बुद्ध के समय या बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख आता है आम्रपाली का। ये जो प्रसिद्ध नर्तकी थी आम्रपाली, उसको बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा प्रदान की। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उन्होंने दीक्षित किया था और ये इसी लिच्छवी गणराज्य की थी और ये गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली पर निर्भर थे। गणतंत्र का मतलब है इनमें कोई सर्वप्रमुख राजा नहीं हुआ करता था, इनमें जो है अलग अलग क्षेत्र का अलग अधिपति होता था, उनका सभी का सम्मिलित स्वरूप से निर्णय होता था, इसलिए इसे गणराज्य कहा गया। विशेष रूप से महावीर की माँ महावीर स्वामी की जो माँ थी त्रिशूला देवी, इनकी माँ, पिता, वंश, जन्म, स्थिति सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। जो प्राचीन जो भारतीय धर्म है, धार्मिक आंदोलन है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें इनके वंशजों का, पिता का स्थानों का नाम उल्लेख आएगा, उससे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि महावीर स्वामी की जो माँ है वो किस गणराज्य की थी? तो लिच्छवी गणराज्य की। तो यहाँ पर एक प्रश्न स्पष्ट हो जाता है, तो लिच्छवी गणराज्य का शासक कौन था? चेटक। लिच्छवी गणराज्य का शासक कौन था? चेटक। और चेटक की बहन कौन थी? त्रिशूला। और त्रिशूला की बहन चेटक की बहन त्रिशूला से जो है विवाह किसने किया था? दोस्तों महावीर स्वामी के पिताजी ने। तो इस प्रकार से जो है इनका संबंध भी हम आगे देखेंगे और इनका जो है राजनीतिक और जो धार्मिक जो उल्लेख आता है उसकी चर्चा करेंगे। तो अभी जो हमने अध्ययन किया था वो कौन सा गणराज्य था? वज्जी गणराज्य, और उसी में लिच्छवी भी उल्लेख में आ गया है। आगे चले दोस्तों, वज्जी संघ के पश्चात जो उल्लेख आता है कौन से महाजनपद या गणराज्य का? वो है अवंती। दोस्तों महत्वपूर्ण गणराज्य है और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्तमान हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच और मध्य प्रदेश वाला जो इलाका है जिसमें कि हमारे परमार आगे शासक हुए हैं, इस क्षेत्र में जो प्राचीन महाजनपद जो था वो था अवंती। इसका केंद्र बिंदु देखें तो उज्जैन जो महाकालेश्वर की नगरी है ये केंद्र बिंदु था। इसी को ध्यान में रखकर इस महाजनपद का विस्तार और इसके शासकों का वर्णन आता है। चित्र में देखते हैं तो अवंती जो राजधानी है, ये जो महाजनपद है अवंती इस क्षेत्र में विस्तृत है। जो हम उत्तर प्रदेश या बिहार से हम किधर चले थे? पश्चिम की ओर चलें तो पश्चिम में जो सबसे बड़ा महाजनपद आता है वो है अवंती। अब इस अवंती जो है की 2 राजधानियां रहेगी क्योंकि विशाल महाजनपद है। सबसे पहला था उत्तरी अवंती की राजधानी जो है उज्जैनी। उज्जैनी जो वर्तमान उज्जैन कहलाता है, इस उज्जैनी नगरी का संस्थापक जो है किसे माना गया है? अच्युत गुनी को।
इसके कारण उज्जैनी पड़ी और वर्तमान में उज्जैन कहलाता है। दक्षिणी अवंती जो दक्षिणी साम्राज्य है, इसकी राजधानी जो है महिष्मती का उल्लेख आता है। दोस्तों, आपने जो महिष्मती का नाम फिल्म में भी सुना था। जो फिल्म में जो आपको दर्शाया गया था कि महिष्मती के शासक और उनके बारे में जो उल्लेख आता है, वो महिष्मती इस मध्य प्रदेश की दूसरी राजधानी के उल्लेख करता है। आगे चलें। इन दोनों राजधानियों के बीच में एक नदी बहती थी जिसका नाम था वेत्रावती। वेत्रावती नदी और महिष्मती का जो केंद्र बिंदु है, इसी को केंद्र मानकर जो आपकी फिल्म बनी थी बाहुबली। ये जो बाहुबली का जो कहानी है, जो दृश्य दर्शाया गया है, वो इन्हीं नदियों को लेकर है, नदी और क्षेत्र को लेकर है। आगे आता है शासक की। जो महाजनपद काल में या 600 ईसा पूर्व में कौन कौन यहाँ का शासक था, उसके बारे में आता है कि चंड प्रद्योत जो है अवंती का शासक था, जो कि बुद्ध का समकालीन शासक है। इसी समय उल्लेख जो मिलता है बिंबिसार। कौन? बिंबिसार जो मगध का पहला संस्थापक है, अजातशत्रु का पिता है, जो हर्यक वंश का संस्थापक है, जिसने मगध को पहला जो है राजगृह राजधानी बनाया था। उस बिंबिसार ने अपने राजवेद को भेजकर जो है राजा की पीलिया से बीमारी ठीक करवाई थी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे मगध का शासक के राजवेद को भेजकर या अवंती के शासक जो था चंड प्रद्योत, इसको ठीक किया। जो राजवेद का नाम क्या था? जीवक। इस राजवेद जीवक को बेचकर इसका जो है इलाज करवाया। इसका मतलब इनमें प्रगाढ़ मित्रता थी। बिंबिसार के समय किसकी? अवंती और उज्जैन की, मगध की। क्योंकि पड़ोसी राज्यों से बिंबिसार जो है काफ़ी दूरवर्ती जो शासक था, उसने आसपास के राज्यों से तो वैवाहिक संबंध बना लिए, और जो दूरस्थ साम्राज्य थे उनसे जो उन्होंने मित्रता या किसी न किसी प्रकार से उन्होंने आपसी संबंध मजबूत बनाए, जिससे कि वो जो उनके दुश्मन राज्य हैं उन पर अगर कोई साम्राज्य विस्तार करे तो इनकी सहायता ले सके। तो इस समय इनका जो खास मित्र राज्य था वो था कौन? जो है चंड प्रद्योत। और चंड प्रद्योत को मित्रता के लिए कैसे राज्य किया? अपने राज्य वेदी को भेजकर। तो ये आगे जो राजनीतिक रूप से उल्लेख आएगा जब हम राजनीतिक हर्यक वंश का या मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तब। तो प्रश्न आता है तो हम ध्यान में रखेंगे। ये हमने जो अवंती महाजनपद का उल्लेख पढ़ा। आगे का उल्लेख हम पढ़ते हैं। जो महाजनपद आता है वो आता है 200 वत्स जो जनपद है, जो अवंती के किस क्षेत्र में है? अवंती के पश्चिम में। अवंती के पश्चिमी क्षेत्र में जो वत्स बसा हुआ है, इस अवंती के पश्चिम में यहाँ के जो शासक हैं जिसका नाम था आएगा उदयन, और उदयन के पर आधारित जो है एक नाटक लिखा गया है, उसका भी काफ़ी उल्लेख होता है। तो यहाँ पर इस वत्सराज का उल्लेख हमको पढ़ना है। वत्स महाजनपद है, इसकी राजधानी जो थी वो थी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो है वर्तमान में कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद और बांदा जिला उत्तर प्रदेश में आता है। शासक जो है तात्कालिक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में है, या महात्मा बुद्ध के समय यहाँ का शासक था उदायीन। ये बुद्ध के समकालीन था, उदायीन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इससे जो विवाह है चंड प्रद्योत की बेटी, चंड प्रद्योत की जो है चंड प्रद्योत। अब आपको प्रश्न आता है तो आपको बताना है कौन सा चंड प्रद्योत कहाँ का शासक था? अवंती का। ये अवंती के शासक चंड प्रद्योत की बेटी वासव दत्ता के साथ विवाह किया था, और इनकी प्रेम कहानी पर आधारित, वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी पर आधारित जो है आगे इस पर जो है भास के द्वारा एक रचित साहित्य कौन से? स्वप्न वासव दत्ता। पुस्तक के आधारित आपके हैं। स्वप्न वासव दत्ता का लेखक कौन है? तो भास है। लेकिन इसमें जो पात्र हैं वो कौन आएगा? यही वासव दत्ता और उदयन है। ये इसी वत्सराज का शासक था। ये चंड अवंती नरेश का जो है पुत्री का कहानी है। क्षेत्र पूछे आपसे कि गंगा और यमुना के निकट में बसा हुआ था। गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र जो यहाँ पर मिलन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर इनकी लोकेशन स्थिति थी।
भास ने अपनी प्रेम कहानी का नाटक जो स्वप्न वासुदेवदत्ता लिखा है, इसमें उल्लेख किया है 7वीं शताब्दी, जो गुप्त काल की बात आती है। यहाँ पर गुप्त काल के पश्चात जब गुप्तों का पतन हो जाता है, तब उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति लड़खड़ा जाती है। तब जो है क्या नाम, दिल्ली के पास में थानेश्वर के स्थान को केंद्र मानकर राजा हर्ष के द्वारा रचित ग्रंथ प्रियदर्शिका और रत्नावली और राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। कौन सी? ये जो थानेश्वर के राजा बाद में जो होगा, थानेश्वर के स्थान पर फिर उसने जो है राजधानी कन्नौज को बना लेगा। कौन? हर्षवर्धन। कन्नौज को राजधानी बनाने से पहले वहाँ की राजधानी क्या होती? थानेश्वर। तो वहाँ पर बैठकर हर्षवर्धन ने, राजा हर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी है? प्रियदर्शिका। इससे प्रियदर्शिका और रत्नावली 2 साहित्य हैं। इन दोनों साहित्यों में राजा उदयन का उल्लेख मिलता है, जो ये वत्सराज का है। भास ने भी लिखा है और राजा हर्ष ने भी उल्लेख किया है। बौद्ध, महात्मा बुद्ध का शिष्य है जिसका नाम है पिंडोल, ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। इसका मतलब है कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बनेगा बाद में। उदयन बौद्ध धर्म में दीक्षित होता है, लेकिन कौन, किसने किया है? पिंडोल नामक बौद्ध भिक्षु ने किया था। कालांतर में अवंती ने वत्स पर अधिकार कर लिया। अवंती ने वत्स पर, इसका मतलब अवंती के लोगों ने इस वत्स को क्या कर लिया? अपने में मिला लिया जीत कर, और अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा मगध में से विलय कर लिया। बाद में जब मगध का शासक शिशुनाग होगा, नागवंश का संस्थापक, तब उसने अवंती और वत्स को क्या अपने में मिला लेगा। तो अवंती सबसे, वत्स जो है सबसे पहले अवंती में मिला और अवंती को बाद में मगध में मिला लिया है। इस प्रकार का उल्लेख इस वत्स राज्य के बारे में उल्लेख आता है। आगे चले दोस्तों, वत्स के पश्चात कौन सा आता है? वो आता है मत्स्य। राजस्थान में आ जाता है मत्स्य जनपद। नक्शे में देखें तो नक्शे में जो आपका वत्स पढ़ लिया, अवंती पढ़ लिया, मध्य प्रदेश। अब राजस्थान के जो ये वाला हम अगर प्रदेश देखें तो ये वाला जो प्रदेश आता है जयपुर वाला। विराट नगर इसकी राजधानी थी, महाभारत कालीन उल्लेख है। इसमें जो बाद में चलकर तो शासक दूसरे आ गए राजपूत, लेकिन यहाँ पर पहले मीणाओं का शासक था, और इस मीणाओं से पहले जो है मत्स्य जो प्रदेश जो शासक है उसके उत्तरवर्ती वाल का उल्लेख है। महाजनपद काल में भी इसका उल्लेख है। इसकी स्थिति देखें तो वर्तमान में चंबल और सरस्वती नदी के बीच में है। सरस्वती नदी जो बीकानेर और इस क्षेत्र में बहती थी, और एक जो बहती है चंबल नदी, जो चंबल नदी जो का विस्तार है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश से निकलकर इस प्रकार से निकल ये यमुना में मिल जाए। तो ये जो हमारी चंबल नदी और ये जो हमारी सरस्वती है नदी, इसके बीच में अवस्थित है। यहाँ का शासक जो है विराटनगर का राजा विराट द्वारा स्थापित है, जो महाभारत कालीन समकालीन था। विराट के यहाँ पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। राजा विराट था। विशेष पांडवों ने जब 13 वर्ष का वनवास यहाँ पर व्यतीत किया, 13 वर्षों का नहीं, 13वें वर्ष का जो अज्ञातवास का समय था, अज्ञातवास का 13 वर्ष का, 12 वर्ष का वनवास तो अलग था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। तो इन्होंने रूप बदलकर, वेश बदलकर जो है यहाँ पर निवास किया था। और ये इससे वर्तमान में जो कौन कौन सा क्षेत्र आता है राजस्थान का, तो अलवर, जयपुर, भरतपुर का सीमावर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये राजस्थान का मत्स्य जनपद आता है। अवंती की चर्चा हो चुकी है। अब इसके बीच का जो मेवाड़ है वो बाद में विकसित होगा। सीवी जनपद है, इन दोनों में बट गया था। मत्स्य जनपद के बाद जो हम देखना चाहेंगे कि उत्तरी भारत का कौन सा महाजनपद है जो काफ़ी विकसित था, सूरसेन। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश में मथुरा के आसपास, और मथुरा के आसपास जो यादव वंशों का जो महाभारत कालीन केंद्र रहा है, उसके बाद जो है महाजनपद काल में क्या विकास हुआ है। नक्शे में देखें तो सूरसेन जो है इनकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन में जो है मथुरा राजधानी थी, पूरे राज्य को क्या कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था। अब ये बात आती है कि इधर हमारा राजस्थान और ये वाला क्षेत्र जो है वर्तमान मथुरा वाला एरिया कहलाता है। इसकी राजधानी जो थी मथुरा और ब्रजमंडल, ब्रज क्षेत्र जो इसकी थी, यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सा, मथुरा जो केंद्र है। ये सूरसेन जो है इस यमुना नदी को केंद्र मानकर विकसित हुआ है। इसका उल्लेख
सूरसेन का या मथुरा का उल्लेख जो है कहाँ कहाँ हुआ है? महाभारत में हुआ, पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, इस शास्त्र में भी हुआ है। यहाँ का शासक कौन है? अवंती पुत्र भगवान कृष्ण यदुवंश के लोग यहाँ पर शासक हुए हैं। क्षेत्र कौन सा है? मथुरा के आसपास का ब्रज क्षेत्र था। विशेष रूप से आगे जब हम उल्लेख करेंगे मेगस्थनीज इंडिका जो लिखता है, जो मौर्य काल में आता है, तो यहाँ के बारे में क्या है? मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक कौन सी? इंडिका में सूरसेन का भी उल्लेख किया है, जो मौर्य काल की देन है। ये जो आगे रचना होगी वो कौन से काल में? मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखी गई रचना है, विदेशी लेखक है मेगस्थनीज, उल्लेख करेंगे विस्तार से। तो ये सूरसेन और हम मथुरा नगरी की चर्चा की है। अगला जो हम जनपद लेते हैं कुरु। महाभारत आपने देखी है, कुरु में ही यहाँ कौरव वंश आ रहा था। उन्हीं का जो भाई है जो है पांडु राज्य से जो 5 पुत्र हुए पांडव कहलाए, और उनको राज्य का जो है राज्य के पद को लेकर इन दोनों में संघर्ष हुआ था। तो ये जो उस समय का जो केंद्र बिंदु थे वो कुरुक्षेत्र था। कुरुक्षेत्र जो आपको ऋग्वेदिक काल, उत्तरवेदिक काल और महाजनपद काल में भी उल्लेख क्रमशः मिलता रहेगा। सबसे प्राचीन अगर कहें तो ये महाजनपद कहलाता है। हम ये देखना चाहेंगे कि सूरसेन यहाँ आ जाता है तो कुरु जैसे यहाँ पर आ जाता है कि ये वाला क्षेत्र जो हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ, ये वाला जो दिल्ली से ऊपर में जो हमारा हरियाणा और अपना पंजाब और इसके जो यूपी का कुछ मिला जुला स्वरूप जो है वो इस कुरुक्षेत्र में सम्मिलित था। इसकी 2 राजधानियां हैं। इस राजधानियां कितनी बताई? कुरु की 2। यमुना के किनारे सबसे पहले जो पुरानी तो वो थी इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान में दिल्ली कहलाती हैं, और गंगा के किनारे जो है हस्तिनापुर, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर वाला क्षेत्र जो है गंगा के किनारे वाला केंद्र था। 2 राजधानियां, क्योंकि प्राचीन और विशाल महाजनपद होने के कारण इसकी 2 राजधानियां बनी हैं। दोस्तों आगे चलें। इसका उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है? महाभारत में हुआ है, पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी है, उसमें भी मिलता है। यहाँ का शासक कौन थे? कौरव। यहाँ के शासक क्या कहलाता है? कौरव वंश कहलाता है। विशेष रूप से प्रारंभ में राजतंत्र था, किंतु कालांतर में क्या हो गया? ये गणतंत्र हो गया था। कौन सा? कुरु, और आगे चलकर थानेश्वर के अंतर्गत सम्मिलित हो गया। क्षेत्र, इस नगर की परिधि 2000 मील के लगभग थी, काफ़ी बड़ी नगरी थी। कौन सी थी ये दोस्तों? कुरु राजधानी जो थी, इसकी पूरी नगर की परिधि जो देखा जाए तो सबसे बड़ी 2000 मील की थी। स्रोत, जातक ग्रंथ जो बौद्ध साहित्य हैं, इनमें महाभारत कालीन हस्तिनापुर का उल्लेख भी इसी में सम्मिलित है। हस्तिनापुर नगर भी था जो कि उत्तरवेदी काल में सबसे बड़ा नगर कहलाता है। ये हम जो चर्चा की है ये कुरु महाजनपद की है। आगे चले दोस्तों कि इस महाजनपद के पश्चात उत्तरी क्षेत्र में कौन सा महाजनपद आएगा? तो उसमें आता है पांचाल, पांचाली, द्रुपद नरेश, पांचाल नरेश। ये जो महाभारत कालीन उल्लेख होता है तो ये जो द्रौपदी का उल्लेख जो होता है वो पांचाल क्षेत्र की थी। ये जो पांचाल जो है कुरुक्षेत्र के पूर्व में था। इस पांचाल शासक के जो पुत्री हुई थी पांचाली, इसका विवाह कुरुक्षेत्र में पांडु के राजा पांडवों से हुए थे, और उसके बाद जो घटनाक्रम में आपको पता है। लेकिन इस महाजनपद की हम बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? इसकी भी 2 राजधानियां थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, जो वर्तमान में बरेली और रामनगर जो यूपी का क्षेत्र है वो कहलाता है। यूपी का बरेली और रामनगर ये अहिछत्र में आता है। जो अगर हम देखें तो ताम्र पाषाणिक या ताम्र नगरी के रूप में भी इसका उल्लेख आता है। कौन सा? अहिछत्र। अहिछत्र ताम्र पाषाणिक या ताम्र नगरी के रूप में भी इसका प्राचीन उल्लेख मिलता है। दक्षिणी पांचाल की राजधानी कहाँ थी? काम्पिल्य। काम्पिल्य को वर्तमान में क्या कहा जाता है? फर्रुखाबाद। ये भी यूपी में है। ये यूपी का ही केंद्र बिंदु ये जनपद था। शासक कौन था? यहाँ पर जो है चूलामी ब्रह्मदत्त शासक था, जो कि बुद्ध के समकालीन मान लो या 600 ईसा पूर्व में मान लो।
इसका उल्लेख महाभारत पाणिनि के अष्टाध्यायी में दोनों में भी मिलता है। विशेषकर द्रौपदी, जिसके मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये इसी राज्य की कन्या थी। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित है। कान्यकुब्ज ही यूपी का वर्तमान क्या कहलाता है, जो है कानपुर कहलाता है दोस्तों, कानपुर। ये कान्यकुब्ज नगर जो है कानपुर के रूप में विकसित हुआ। चलें दोस्तों आगे, ये पांचाल महाजनपद की चर्चा हुई। पांचाल महाजनपद के पश्चात जो बात करते हैं, कौन सा अगला उत्तरी भारत का जो महाजनपद लेते हैं वो आएगा दोस्तों चेदी। चेदी भी जो है दोस्तों वत्स गणराज्य, मगध गणराज्य के या तो हम पश्चिम में मान लो या पश्चिम के दक्षिण में मान लो, चेदी गणराज्य था। चेदी के बारे में उल्लेख आता है क्या, इसमें आता है इसकी राजधानी जो थी चेदी की वो थी शोक्तिवती नगर। महाभारत में शुक्तिमती कहलाता है और शोक्तिमती ये इसकी राजधानी रही है। इसका देखें तो वत्स और अवंती के दक्षिण बीच में ये चेदी जो है गणराज्य है, इसकी राजधानी शक्तिमती है। शासक कौन था, शिशुपाल, जो महाभारत में उल्लेख होता है। महाभारत में शिशुपाल का वध जो है श्री कृष्ण ने किया था। उनकी हाथों में जो तीसरा नेत्र जो हाथों में लेते ही तीसरा नेत्र गायब हो गया। यही शिशुपाल जो है यहाँ का शासक बताया जाता है। विशेष रूप से भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध इस क्षेत्र में किया गया था। क्षेत्र कौन सा आता है, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड और यमुना नदी का क्षेत्र इस क्षेत्र में सम्मिलित था। किसमें, ये जो अपना महाजनपद था वो कौन सा था, चेदी। चेदी के पश्चात हम जो महाजनपद पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है दोस्तों कौन सा, अश्मक। ये इम्पोर्टेंट है, ये महाजनपद इम्पोर्टेंट इसलिए आता है और इसका एक ही प्रश्न आपको याद रखना है और वो क्या है, वो ये है कि हमारे भारत का जो उत्तरी भारत था उस समय था, भारत का सबसे दक्षिणी वाला महाजनपद। ये हमने इधर का विस्तार तो देखा ही है, इधर पूर्व विशालता इनकी देखी, विस्तार देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सबसे दक्षिण का महाजनपद कौन सा है तो अश्मक कहलाए। कई बार पूछा गया। देखते हैं राजधानी कौन सी थी, प्रतिष्ठान, पैठन या पोटन, पोटली, ये उपनाम प्रचलित है। अश्मक ये साम्राज्य है। गोदावरी नदी जो वर्तमान में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में इधर बहती है, तो मध्य प्रदेश से नीचे वाला प्रदेश अश्मक जो दक्षिण का सबसे बड़ा और लास्ट वाला महाजनपद है। संस्थापक कौन है, राजा मूलक, जो इक्ष्वाकु वंश का बताया जाता है। क्षेत्र कौन सा है, गोदावरी नदी के दक्षिण भाग में विस्तृत भूभाग है। विशेष एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में था। दक्षिण भारत का उल्लेख इसलिए बताया गया क्योंकि यहाँ पर जो विंध्याचल पर्वत है, इस विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में केवल एक माही जनपद का उल्लेख होता है, एक ही महाजनपद का उल्लेख। इसका मतलब है कि विंध्याचल पर्वत के ऊपर में ही इस महाजनपदों का अधिकतम विस्तार था, इसे दक्षिण का जो है महाजनपद कहा जाता है। ये जो महाजनपद था वो कौन सा था, अश्मक। और अश्मक की राजधानी क्या थी, पोटन, प्रतिष्ठान, पोटली, ये वाले जो उल्लेख आता है। अगला जो हम पढ़ेंगे उत्तरी भारत, बिल्कुल उत्तरी छोर में जो महाजनपद आते हैं उसमें आता है गांधार। गंधार, जहाँ पर गंधार नरेश जो था वो था महाभारत कालीन, जिसका नाम था शकुनी। इसकी बहन जो थी वो कौन थी, गंधारी या गांधारी, जिसका विवाह जो है किससे हुआ था, जो कि कौरव वंश का जो शासक था वो था, जो कि अंदर जन्मांध था, धृतराष्ट्र, इसके साथ विवाह था। लेकिन गंधारी जो है जन्मांध नहीं थी। इसने जो विवाह के पश्चात जो है अपने आंखों पर पट्टी बांधी थी और इसमें जो है तात्कालिक विवाह हो जाने के, बहन का अपमान हो जाने से शकुनी ने जो है इसके साथ आकर, इनके सहयोग देने के नाम से आकर जो है महाभारत का जो महाकाव्य रचित हुआ। हम देखते हैं इस गांधार जो आपको इसमें दिखाएगा नक्शे में, ये वाला जो प्रदेश है, इस क्षेत्र को जो गांधार प्रदेश कहा जाता है, इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला, वर्तमान पाकिस्तान में है ये क्षेत्र। रामायण में से ज्ञात भरतपुत्र तक्ष ने इसे तक्षशिला को स्थापित किया था, लेकिन ये महाभारत काल में भी सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। शासक जो है पुष्कर सारिन, बिंबिसार के समकालीन बताया जाता है। पुष्कर सारिन, बिंबिसार कहाँ का, मगध का शासक था। मगध का संस्थापक कैसे हो, मगध का प्रथम शासक तो ये बिंबिसार के समय यहाँ का शासक कौन था, पुष्कर सारिन था।
विशेष रूप से पुष्कलावती इसका दूसरा प्रसिद्ध नगर था। किसका? गांधार का। पुष्कलावती नगर जो आप 300 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे तब ये तक्षशिला या पुष्कलावती का उल्लेख आएगा। इस क्षेत्र में जब बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी वाला जो वर्तमान क्षेत्र आता है वो ही वर्तमान में कौन सा? गांधार नरेश या गांधार राज्य कहलाता है। ये जो था, अब सबसे ऊपर में अफगानिस्तान की ओर चलते हैं और वो जो महाजनपद आएगा वो महाजनपद कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों कंबोज। कंबोज जो है इसका उल्लेख कहाँ होता है, किस क्षेत्र में आता है? तो कंबोज जो महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? हाटक। प्रश्न यहाँ से बनता है तो सबसे पहली बात तो यह हो गई कि कंबोज की राजधानी कौन सी? हाटक। एक यह देखिए सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा है? तो हाटक। जो है इसमें अफगानिस्तान में जो है सबसे पहला जो महाजनपद है वो कौन सा था? कंबोज। उल्लेख जो कहाँ हुआ है? कौटिल्य जो आगे चलकर कंबोजों को जो यहाँ पर वार्ता शास्त्रोपजीवी संघ कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कही गई बात? कि तात्कालिक जो मौर्य युग में आगे जो बात आएगी उसमें मौर्य युग का जो प्रधानमंत्री कौटिल्य होगा, चाणक्य होगा, उसने इन कंबोजों को, यहाँ के निवासियों को क्या कहा है? वार्ता शस्त्रोपजीवी। वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता का मतलब होता है इनका व्यवसाय, और व्यवसाय इनका क्या है? शास्त्रोपजीवी। मतलब कि इनका जो है शस्त्र क्या चलाते थे? इनका व्यवसाय कृषि, पशुपालन या वाणिज्य शस्त्र के द्वारा अस्त्र शस्त्र चलाकर जो है शिकार करके इनका जीवन यापन करने वाले खानाबदोश लोग वार्ता शस्त्रोपजीवी कहलाता। कृषि, वाणिज्य, व्यापार और युद्ध के लिए जो है भर्ती होने वाले लोग जो है ये कहा गया किसने? कौटिल्य ने। विशेष रूप से ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? घोड़ों के लिए। आगे हम जो देखेंगे कि भारत में जो है घोड़ों का आयात कहाँ से किया जाता था, तो वो आएगा दोस्तों इधर अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान की जो राजधानी वर्तमान में क्या है? काबुल। और काबुल में जो अगर मध्यकाल में देखें, प्राचीन काल में देखें तो सबसे प्रसिद्ध घोड़े जो होते थे वो कौन से होते थे? काबुली घोड़े। काबुली घोड़े, इसका मतलब काबुल या इस वाला प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रदेश घोड़ों की उन्नत नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलें, ये वर्तमान में क्षेत्र कौन सा? पाकिस्तान, रावलपिंडी, पेशावर के जहाँ काबुल नदी घाटी का क्षेत्र आता है और अफगानिस्तान का क्षेत्र मिलता है। ये वाला क्षेत्र इस कंबोज राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है, महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित है। आगे चले दोस्तों कि अगला गणराज्य जो हमारा रह गया है वो कौन सा है दोस्तों? मल गणराज्य। मल गणराज्य का उल्लेख जो हम करना चाहेंगे जो वज्जी संघ और एक होता है मल गणराज्य। मल गणराज्य जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था और उसमें जो है ये वाला प्रदेश आता है मल गणराज्य का आपके नेपाल के तराइन वाला क्षेत्र मल गणराज्य। या मैं नक्शे में आपको बता दूं कि भारत के नेपाल की तराई में ये वाला नेपाल की तराई में मल गणराज्य है। इस मल गणराज्य में ही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता जो है स्वामी जो महावीर स्वामी, जो महावीर का जो जन्म है वो कौन से गणराज्य में होता है? तो मल गणराज्य। मल गणराज्य का उल्लेख लेके आएंगे। वज्जी संघ का भी आता है, मल गणराज्य का भी आता है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित होने के कारण ये इंपॉर्टेंट बनता है कि यहाँ पर जो है बुद्ध का कौन सा आता है? बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है और इस गणराज्य में जो है महावीर स्वामी संबंधित हैं। दोनों को बात को लेकर आता है। देखते हैं दोस्तों, इस मल गणराज्य है इसकी राजधानियां दो थी। गणराज्य बता दिया मैंने कि गणराज्य किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति विशेष शासक न होकर जो श्रेष्ठ कुलों के जो लोग होते थे, चयनित लोग, उनसे सम्मिलित शक्ति या मत के आधार पर शासन संचालित होता था, वो मल गणराज्य था। इनकी दो राजधानियां, एक तो कुशीनारा और दूसरा जो होता था वो पावापुरी। पावापुरी के जो मल हैं उनके बारे में मैंने बताया था, यहाँ पर महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। और यहाँ पर जो आता है कुशीनगर, जो कुशीनारा है वहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है कुशीनगर आधुनिक जो कशिया कहलाता है, जो गोरखपुर राज्य में, गोरखपुर के पास में है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्माण हुआ था, अंतिम समय बीता था।
आगे जो पावापुरी के जो मल है, यहाँ पर जो है महावीर स्वामी का निर्माण भी हुआ है। नालंदा जिले के वर्तमान बिहार के अंतर्गत सम्मिलित है। एक और चलें कि यहाँ का शासक जो महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के समय या महाजनपद काल में यहाँ का महत्वपूर्ण शासक कौन था, तो यहाँ पर आता है ओकाक के शासक के बारे में उल्लेख किया गया। वर्तमान का जो मानचित्र में देखें तो क्षेत्र कौन कौन सा आता है, क्षेत्र की दृष्टि से देखें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला जो वर्तमान में गोरखपुर, आप याद रखना कि गोरखपुर जो जिला है कुशीनगर वाला क्षेत्र है, जो कसिया वर्तमान में कसिया क्षेत्र कहलाता है, वही क्या कहलाता था, मल गणराज्य। विशेष रूप से यहाँ पर कौन सी प्रशासन प्रणाली थी, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। यहाँ पर भी जो वज्जी संघ के समान मल गणराज्य में जो है ये मल जो थे पावापुरी के और जो कुशीनारा के जो मल थे वो जो है संगठित होकर संघ के रूप में शासन चलाते थे। इसी प्रकार हमने अध्ययन किया है दोस्तों, कल की और आज की क्लास में दोनों में मिलकर महाजनपदों का उल्लेख, महाजनपदों का जो उल्लेख है बौद्ध और जैन ग्रंथों में ही ज़्यादा मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली जो मगध होता है, इनमें इन 16 महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, एक तो राजतंत्रात्मक और एक गणतंत्रात्मक। छोटे छोटे जो महाजनपद थे, गणराज्य थे, वहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी और जो बड़े बड़े महाजनपद थे वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन रहा है। तो दोस्तों हमने महाजनपदों का केंद्रीकरण, उनकी विशेषताएं का उल्लेख किया है। आगे का जो हम कक्षा में लेके आ रहे हैं वो होगा दोस्तों मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में क्या क्या परिस्थितियां उल्लेखनीय रही है, इन्हीं महाजनपदों में महात्मा बुद्ध के समकालीन जो राजनीतिक परिस्थितियां उलटफेर आई है उनका उल्लेख करने जा रहे हैं। तब तक अपने घरों में सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।